नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आपको पता है कि पूरे देश में बहुत हलचल थी। 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं और इंदौर में भी इसकी खुशी मनाई जा रही है। मैं इंदौर के एक स्कूल में हूं और बच्चे मेरे साथ हैं, स्कूल के टॉपर हैं और हम उन्हीं के पास आए हैं इस बात को जानने कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र था कि जिस मंत्र को उन्होंने पढ़ा और वो पास हो गए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, स्कूल का नाम रोशन किया है। मेरे साथ पूर्वी बैठी हुई है और जयवर्धन और पार्थ। तो पूर्वी, जयवर्धन और पार्थ, हम तीनों से बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। मेरे सामने आप देखेंगे कि कितनी सारी चीजें आज हैं कि हम जब देखते हैं कि जब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें कितनी मेहनत करनी होती है। हमारे सामने केवल नतीजे होते हैं और रिजल्ट होते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उनके शिक्षकों की मेहनत और उन गुरुओं की मेहनत को नहीं नकारा जा सकता, जिसको लेकर के आज बच्चे आगे अब बढ़ रहे हैं और अपने स्कूल का, अपने घर का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। पूर्वी, शुरुआत आपसे करेंगे हम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है। अ, वैसे तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट माय होल फैमिली धाबोद में है। यहाँ पे मम्मा पापा मैं रहते हैं। अच्छा, किस तरह का बैकग्राउंड है परिवार का, पहले वो बताइए, फिर हम आएंगे एजुकेशन पे। माय ग्रैंडफादर मतलब उनने अपना बिजनेस कॉटन फैक्ट्री स्टार्ट की थी, एंड फिर मेरे पापा ने भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। मशीनरी एंड सैनिटेशन स्टोर्स है हमारा। अच्छा, आप इस बार कौन सा एग्जाम आपने दिया और उसमें कितना सफलता, आपको कितने परसेंट एग्जाम जो है वो रहा सफल, आपका कितने प्रतिशत नंबर आए हैं। मैं सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड दिया और मेरे 97% है। 97%, मतलब एक बहुत अच्छा परसेंटेज कहा जा सकता है कि आज के दौर में जब पढ़ाई बड़ी कठिन है, पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्या ऐसा सब मानते हैं या कुछ और है आपके लिए पढ़ाई। पढ़ाई मेरे लिए आप जितना आपका पोटेंशियली आप कर रहे हो, आप आपका अगर हार्ड वर्क पूरा डिटर्मिनेशन से कर रहे हो आप सब चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपको अपना हैप्पी होना चाहिए, लाइक आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ माय रिजल्ट। अच्छा, जब हम बात करते हैं तैयारी की, पढ़ाई की, तो घर में तो सभी, हर जगह माता पिता यही कहते हैं अपने बच्चों से, पेरेंट्स से जो है बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई करो बेटा। तो घर में ऐसा होता है आपके साथ। ऐसा मुझे कोई प्रेशर तो नहीं फील होता है घर में, क्योंकि मेरे पापा यूजुअली यही बोलते हैं कि आप पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो। तो नॉलेज गेन करोगे, आप समझोगे चीज़ें, तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, हम बैठे हैं 21वीं सदी में, ये दौर चल रहा है, नया दौर है। आज कहा जाता है कि जो बच्चे हैं एजुकेटेड हैं और चीज़ों को समझते हैं बेहतर तरीके से। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हम कुछ घंटे देखें कि कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं, या पढ़ाई का कुछ और तरीका होता है। मैं पढ़ती थी तो मैं कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं अलॉट करती थी कुछ। मेरा ये बिलीव था कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो मैं पूरे बेसिक से पढूं, और एक बार मैं पढूं तो वो मुझे सब कुछ याद रह जाए, तो मुझे बार में सिर्फ उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़े। ऐसे बार बार नहीं पढ़ना होता है, लाइक आप एक बार पढ़िए, क्लियर कर दीजिए कॉन्सेप्ट्स, और ये तो इट विल बी क्लियर। अच्छा, ये कहा जाता है कि पढ़ाई बड़ी टफ है ना, 10th और 12th सीबीएसई देना बहुत बड़ा एक, मतलब किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा है। तो क्या ऐसा है या कुछ और है। टफ उनके लिए होगा जो लाइक आपको, आप मतलब आपको पूरे साल थोड़ा थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, पर एट द एंड के लिए आप नहीं रुक सकते हो, एंड यू नो इट्स लाइक यू फोकस ऑन योर डायरेक्शन नॉट योर स्पीड। आप सही तरह जा रहे हो, आप सही, लाइक आप एंड में भी सारी चीजें नहीं छोड़ सकते हो, आपको पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो मोटिवेशन और डिमोटिवेशन, मैंने आपको रोक दिया बीच में। मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दोनों चीजें होती हैं, आपके साथ क्या रहा। मोटिवेशन ही रहा, और बट जैसे हमारे प्री बोर्ड्स होते थे बीच में, तो आप कम स्कोर कर रहे हो तो फिर थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, बट एट द एंड अगर आपके अंदर है कि आपको करना ही है वो, तो फिर आप अपने आप खुद मोटिवेट भी हो ही जाते हो कि मुझे और स्कोर बढ़ाना है मेरा, और फिर और प्रैक्टिस और सैम्पल पेपर्स एंड ऑल सब सॉल्व करो। अच्छा, हम जब पढ़ाई करते हैं तो स्कूल से बहुत मदद मिलती है, टीचर्स की मदद मिलती है। आप क्या क्या कहेंगे, किस तरह की मदद स्कूल से मिली आपको, टीचर्स से मिली, प्रिंसिपल के नेचर या उनकी मदद कैसे मिली, क्या क्या उन्होंने ऐसी चीज़ें की, इनोवेटिव चीज़ें की, आपके कोऑर्डिनेटर्स ने क्या मदद की, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑब्वियसली टीचर्स आर दी बिगेस्ट सपोर्टर्स। मतलब हमें कोई भी डाउट्स या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी क्लासेस लगती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस। आप टीचर्स को कभी भी कांटेक्ट कर सकते थे, वो आपको हर चीज़ें लाइक सॉल्व करके, हमारे एग्जाम्स के एक दिन पहले भी हमें बहुत मोटिवेट करते थे टीचर्स की, रिलैक्स एंड हो जाएगा सब अच्छा, और थ्रू आउट दी सेशन भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता रहा, लाइक क्लासरूम स्टडीज़ भी बहुत अच्छी थी।
और फिर एग्जाम्स में भी अगर हम कहीं पे स्कोर नहीं कर पा रहे तो वो हमें हेल्प करते थे कि कहाँ स्कोर बढ़ा सकते हो आप आपका। तो ये चीज़ अच्छा, है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं इनसे सवाल करूंगा, जय से और पार्थ से, फिर आपके पास आऊंगा। एक सवाल ये है, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो 10th दे रहे हैं, जो 12th दे रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका जो रूटीन था वो कैसा था, मॉर्निंग टू इवनिंग, और कैसे मैनेज करते थे आप टाइम को? मतलब मैं लाइक वीक के स्टार्टिंग में मैं सोच लेती थी कि मुझे इस वीक में क्या क्या कवर करना ही है। तो वो मैं फिर अपने हिसाब से स्केड्यूल कर लेती थी कि मुझे ये चैप्टर्स आज आज कंप्लीट करने हैं, मुझे इन चैप्टर्स के मार्क्स देने हैं। तो आप आपका स्केड्यूल एक तो क्लियर कर लीजिए, आप आपके वीकनेसेस देख लीजिए, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप टीचर्स की हेल्प लीजिए, वो सॉल्व करेंगे, बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। एक एक सवाल बच्चों के दिमाग में है, वो पूछ रहे हैं कि कोचिंग जाना है क्या? कोचिंग आप नहीं जाना है, अगर आप सब कर लोगे और अगर आपको लग रहा है आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत चाहिए तो ठीक है, वरना हो अब जाता है, लोग कुछ भी हो मुझे कमेंट जाता में है। पूछेंगे कि आपने कोचिंग ली कि नहीं ली। मैंने कोचिंग ली तो थी बट मैं ज़्यादातर खुद ही करती थी जो भी करती थी, क्या मतलब क्या कहेंगे, ये सफलता जो आपको मिली है, ये किसको डेडिकेट करते हैं? मैं लाइक मैं खुद को ही बोलूँगी और मेरे टीचर्स को बोलूँगी जिनकी वजह से मैं आज इतने अच्छे परसेंटेज लेके आई हूँ। अच्छा, फ्यूचर ड्रीम क्या है आपका, ये बताइए। अभी मुझे खुद का लाइक स्टार्टअप या मुझे बिजनेस फील्ड में जाना है, मुझे खुद का कुछ करना है, जैसे मेरे दादा ने, मेरे पापा ने खुद ने अलग अलग चीज़ें स्टार्ट की है, तो मुझे भी उधर ही स्टार्ट करना है। मतलब आगे बढ़ती हुई पीढ़ी है मित्रों, नौकरी करने में इंटरेस्ट नहीं है, जॉब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खैर, हम आते हैं जय के पास। जय, बहुत बहुत बधाई है आपको, आपने एक बड़ी सफलता हासिल की। दर्शकों को बताइए कि आप कौन सी एग्जाम दी आपने और कितने परसेंट आपके मार्क्स आए। सर मैंने क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दी और मुझे 98.6% प्राप्त हुए। अच्छा, ये जो सफलता मिली है, इसके पीछे वजह क्या रही, सबसे बड़े कारण क्या मानते हैं, किस वजह से आप गेन कर पाए? सर मैं सबसे बड़ा कारण तो मानूंगा कि एनवायरनमेंट, मेरे आसपास जो भी पेरेंट्स थे या टीचर्स थे या फ्रेंड्स थे, उन सब ने एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया, तो उससे मुझे ऑटोमेटिकली बहुत उससे हेल्प मिल गई। इसी कारण से मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करा और उन्होंने सब मुझे इजीली लेने को ही कहा, तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल भी, और मुझे स्कूल भी बहुत अच्छा मिला और मैं इस सब को क्रेडिट दूंगा। अच्छा, जो स्कूल का माहौल होता है, स्कूल में हम क्लासरूम में जब होते हैं तो थोड़ी तो मस्ती होती है, बच्चों के साथ मिलते हैं, दोस्ती भी होती है ना, नाराजगी भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्यार भी होता है, क्या कहेंगे, कैसा माहौल मिला? सर स्कूल में माहौल तो अच्छा था, क्लास में सब टाइप के बच्चे थे, बट आई थिंक डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हो, आप किसके साथ रहोगे, आप कौन से फ्रेंड सर्कल बनाओगे, तो वो चूज करना इंपॉर्टेंट रहता है। अदरवाइज जो स्कूल में सभी बच्चे हैं, मैं तो यही मानता हूँ कि एक अच्छे सेक्शन से बिलोंग करते हैं और सभी एक सर्टेन गोल लेके ही आते हैं, तो वो एनवायरनमेंट भी बहुत मतलब एक प्रोडक्टिव आउटकम देने वाला ही था। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो खाली हाथ आया करते थे, आजकल ये कहा जाता है कि मोबाइल हाथ में लेके आते हैं। सोशल मीडिया कितना चलाते हैं आप? सर बहुत थोड़ा सा ही चलाता था जब ज़रूरत पड़ती थी, अदरवाइज ऐसा नहीं कि पूरे दिन लगा रहता था, पर उसकी भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस होती है कभी कभी, तो जितना ज़रूरी रहता है उतना ही यूज़ करता हूँ। खैर, तो हम आते हैं अब पार्थ के पास। पार्थ, क्या कहेंगे, किस तरह का जो आपकी सक्सेस है, पहले तो ये बताइए कि आपने क्या हासिल, कौन सा मुकाम हासिल किया, आज कितना परसेंट आप लेकर के आए किस एग्जाम में, और उसकी कारण क्या है, वही सवाल जो अभी मैंने जैसे किया है। मेरा 10th सीबीएसई बोर्ड में 98.4% रहा है। अच्छा, ये जो 98% आया, इसकी आपको उम्मीद थी कितना आएगा, कम था या ज्यादा रहा, क्या कहेंगे? सर उम्मीद कुछ इतने की थी, मतलब एग्जाम देने के बाद लग रहा था कि इतने ही आने चाहिए कुछ। कितनी आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे रोज बैठा करते थे? हर दिमाग में एक सवाल यही होता है, जो बच्चा पढ़ता है उससे पूछा जाता है कि उसका पढ़ने का तरीका क्या है। मतलब लाइक जैसा इन दोनों ने बोला, मैं भी कोई लाइक क्लॉक देख के नहीं पढ़ता था, लाइक बस वही टास्क देखता था कि इस हफ्ते क्या क्या करना है, इस दिन क्या क्या करना है, तो अच्छा, स्कूल से जब आप घर पहुंचते थे, हाँ। उसके बाद का जो शेड्यूल था वो फटाफट बताइए कि कैसे उसको मैनेज करते थे। मतलब लाइक मैं स्कूल से घर आता था लाइक 3 से 4, तो फिर 4 साढ़े 4 तक तो ब्रेक है, मतलब लाइक चिल मारो और वगैरह। उसके बाद फिर लाइक मैं 5 बजे कोचिंग जाता था, लाइक एक नॉर्मल जिस दिन स्कूल और कोचिंग दोनों है, नहीं तो मैं 5 से 8 तक स्टडी करता था।
और फिर खाना खाता था, हो सका तो लाइक मतलब या तो एंटरटेनमेंट कर लिया या फिर थोड़ा और पढ़ लिया, मतलब डिपेंडिंग ऑन मूड, और फिर सो जाता था। ओके मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट बहुत ज्यादा कुछ आपने ऐसी चीजों को मतलब हम कहते हैं कि जिंदगी में लोड लेके नहीं चलना चाहिए, तो आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, ये हाँ कहें? मतलब हाँ, कोई लोड तो नहीं लिया बिल्कुल भी। लोड नहीं लिया। मम्मी पापा का सपोर्ट कैसे मिलता रहा? मम्मी पापा का तो बहुत सपोर्ट रहा, लाइक उन्होंने वो कभी प्रेशराइज तो उन्होंने आज तक शुरू से ही कभी नहीं किया मुझे पढ़ाई के लिए, और लाइक जब भी थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करता था टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहते थे, एंड लाइक वो है ही काफ़ी इंस्पायरिंग, तो लाइक उनका रोल तो लाइक सबसे ही बड़ा रहा। अच्छा, ये जो स्कूल है, इस स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा मिला आपको, पहले ये बताइए, क्योंकि एक स्कूल का एनवायरनमेंट भी जरूरी होता है मुझे लगता है आपकी जिंदगी में। तो स्कूल का पार्ट ज्यादा है घर के पार्ट से, स्कूल में हम ज्यादा टाइम निकालते हैं, क्या कहेंगे? स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, मतलब लाइक वही कि पढ़ाई का ही माहौल था ऐसे तो, एंड लाइक मस्ती थोड़ी बहुत? मस्ती, हाँ मतलब क्लास में जैसे उसने बोला कि हर टाइप के ही बच्चे होते हैं, तो लाइक पर बात वही है कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, नहीं तो आप मत पढ़ो, आपकी मर्जी है। अच्छा माहौल था इस मामले में, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लाइक बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते थे, जैसे लाइक टीचर्स की वजह से भी लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब टीचर्स की काफी मदद मिली आपको। हाँ। खैर बहरहाल छोटी छोटी एक एक 5-5 सेकंड में 10 सेकंड में बता दीजिए कि जिंदगी में सफलता का मंत्र क्या है, जो लोग देख रहे हैं आप। हार्ड वर्क, यू गेट एवरीथिंग। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। निश्चित। आप क्या कहेंगे? अपनी पेस पे जो हो रहा है उस हिसाब से यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जो आपसे हो रहा है दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, जो खुद अच्छा कर पा रहे बस ये पता होना चाहिए कि मैंने खुद से अच्छा अपना एफर्ट दिया। और पार्थ क्या कहेंगे? मतलब मेहनत करते रहो। मेहनत, जिंदगी का फलसफा मेहनत में ही है दोस्तों। ये बच्चे मैंने आपसे बात करवाई, कितनी सारी बातें उन्होंने बताई, मुझे लगता है अगर आप इसमें से अपना आधा फीसदी भी अगर इसका जिंदगी में उतार लेंगे तो एक जिंदगी में सफलता कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। बराबर इनसे तो हमने बात की है, अब चलते हैं स्कूल और उन लोगों से भी बात करते हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया और सिखाया और एक अच्छा इंसान बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। अब हम आए हैं स्कूल के टीचर्स के पास और उन्हीं से जानते हैं कि क्या ऐसा माहौल है स्कूल का जो उन्होंने दिया बच्चों को, तो वो आज इस सफलता तक तो पहुंच सके और इतने अच्छे अंक हासिल कर सके। कहीं ना कहीं देखिए स्कूल की मेहनत भी होती है। मुझे लगता है कि उन टीचर से और उन गुरुओं से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जो होता है वही बच्चों के भविष्य को बनाता है, और अगर अच्छे नंबर बच्चों के आते हैं तो उसके पीछे ये कहा जाता है कि अगर सफलता के पीछे किसी का हाथ है तो बच्चों के गुरु ही है। मेरे साथ परविंदर चोपड़ा जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जो स्कूल की हम बात करें उपलब्धियों की, हमने बच्चों से बात की, बच्चों ने कहा कि बड़े अच्छे अंक उन्होंने हासिल किया और सफलता हासिल की है। क्या कहेंगी किस वजह से ये सफलता हासिल हो सकी? स्कूल का रिजल्ट इस बार 23-24 में बहुत अच्छा आया है, और इसका मेन जो श्रेय है वो पहले तो उनके पेरेंट्स को जाता है, जो उन बच्चों को ऐसा माहौल दे पाए घर में जिससे वो बहुत अच्छे से पढ़ पाए। साथ में जो मेरी पूरी टीम, पूरे टीचर्स की टीम है, पूरे स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दोनों मिलके ही बच्चे की सक्सेस का एक प्रोसेस को फ्रेमवर्क देते हैं। सक्सेस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक प्रोसेस और एक पोटेंशियल है। तो आई थिंक पोटेंशियल तो सभी बच्चों में होता है, हमें सिर्फ फ़र्क होता है कि जो बच्चे की जो पढ़ने की प्रोसेस है उसको हम कैसे करते हैं। उस प्रोसेस में दो जगह, एक घर और एक स्कूल, दो बहुत बड़ा काम करते हैं। तो अगर बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका मतलब दोनों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये उनके रिजल्ट से प्रूव होता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि जब भी हमें ऐसा अच्छा रिजल्ट देना होता है, और हम दे तब भी पाते हैं जब परिवार से, पेरेंट्स से और स्कूल दोनों मिल के साथ में काम करते हैं। और यही चीज़ हुई है इन बच्चों के साथ भी, इनकी प्रोसेस अच्छी रही है। और एक बार जब बच्चे की प्रोसेस अच्छी हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि मैं इस प्रोसेस से मेरा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, तो वो जिंदगी में हमेशा बहुत सक्सेसफुल रहता है। सिर्फ यही नहीं कि वो 10th और 12th का ही रिजल्ट होगा, आगे भी वो बहुत अच्छा करेगा क्योंकि उसे प्रोसेस समझ में आ गया है। सर एक प्रश्न मेरा रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। हम एनईपी पे इतना खूब बात किया हमने, 2020 से हम बात कर रहे हैं, कोरोना के बाद से इस पर खूब चर्चा हुई है। आपके स्कूल में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या इसको अपनाया गया है, और अगर अपनाया गया है तो क्या उसके तरीके हैं, और बच्चों के लिए ये कितना जरूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एनईपी एक बहुत अच्छा जो है वो शुरुआत करी गई है, बिकॉज एनईपी was required वेरी लॉन्ग years, वी हैव बीन वेटिंग। कुछ ऐसा चेंज आया बिकॉज
कहीं ना कहीं एक रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही थी। तो एनईपी के हिसाब से क्या है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है, हमने तो जैसे ही शुरू हुआ था स्कूल में इसे इम्प्लीमेंट किया एंड ऑलरेडी जो 5+3+3+4 का जो सिस्टम है उसको फॉलो कर चुके हैं हम लोग। स्पेशली इस बार से जो उन्होंने 6th और 9th में और जो 11th में वो शुरुआत करने की कोशिश करी है उन्होंने कि जो हमारे पास पहले ग्रेड होते थे उस ग्रेड को उन्होंने क्रेडिट में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और इस बार से शुरू किया गया तो वो भी हमने शुरुआत करी है। और ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है जहाँ पे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जो है उसकी स्पोर्ट्स में उसकी को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज जिसमें उसका म्यूजिक, आर्ट, डांस सब तरह की है, पब्लिक स्पीकिंग, सब पे पूरा ध्यान दिया जाता है। इसलिए उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो बहुत डिफरेंट आती है और वो अपने आप को सोसाइटी से लिंक्ड महसूस करता है, उसका लिंक होता है, उसे समझ में आता है जो सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं उसे पता होते हैं। इसीलिए आज की डेट का जो बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिकॉज जो वो सोशल प्रॉब्लम्स को देखता है वो उसका सॉल्यूशन चाहता है, करना चाहता है। वो इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज एनईपी उस तरफ उसको प्रोग्रेस करती है। हमने जो यहाँ पे कैरियर ओरिएंटेड जो सीबीएसई के हिसाब से जो एनईपी के हिसाब से कोर्सेज थे वो शुरू किए हैं, तो उससे बच्चे को एक विजन मिलती है कि इस तरह से मेरा प्रोफेशन हो सकता है या ये पॉसिबल प्रोफेशन हो सकते हैं। इसीलिए वो एक बात सोचिए कि एक 15 या 17 साल का बच्चा भी आज अपने आप को ये कह रहा है कि मैं अपना वेंचर शुरू करूंगा या मैं कुछ अपना काम करूंगा, क्योंकि वो ये सोच पा रहा है कि जो वो समस्या जो वो सोसाइटी में देख रहा है उसका वो अपने पोटेंशियल से सॉल्यूशन जानता है कि वो कर सकता है, मतलब वो समाज के लिए समाधान बन सकता है। बिल्कुल। एक इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके विजन की, तो वो कहते हैं स्किल इंडिया, हम जो है हम चाहते हैं कि देश स्किल। मैं आईआईटी में था, मैंने बात की प्रोफेसर से, उन्होंने एक अटल टिंकरिंग लैब जो है वो शुरू किया है ना, तो आप उस तरह का क्या स्कूलों में भी जरूरत है, बनने लगे हैं, शुरुआत होने लगी है? हमारे स्कूल में क्या इसकी शुरुआत हुई है, क्या बच्चों को उसमें इंटरेस्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। हमारे स्कूल में भी अटल टिंकरिंग लैब है, एटीएल लैब कहते हैं हम उसको। उससे ज्यादा हम लोगों में तो डीपीएस में तो सबसे पहले हम लोग थे जिन्होंने रोबोटिक्स लैब और मैथ्स लैब और जैसे हम मैड लैब्स भी कहते हैं कि म्यूजिक, आर्ट और डांस की लैब्स भी बनाई हैं हमने। लैब का मतलब होता है जहां बच्चा अपने हाथ से प्रैक्टिस करता है, अपने हाथ से चीजों को ट्राई करता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्कल्पचर की लैब है जहाँ बच्चा खुद जा करके चीजों को जो है वो तराशता है। तो ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ उसको ये नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक, आर्ट, डांस में मिल रहा है, उसको रोबोटिक्स में भी मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिल रहा है, उसको जो आगे की टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भी मिल रहा है। तो इसलिए वो एटीएल लैब तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, वो चल रहा है। हमने उसके साथ साथ अपने स्कूलों में ये सब चीजें भी शुरू करी हुई है। एक चैलेंज सर हमारे मध्य प्रदेश के लिए है, और मुझे लगता है आप भी इससे वाकिफ होंगे। जरा ज्यादातर हिंदी राज्यों में समस्या ये आती है कि वहां पर भाषा की एक दिक्कत आती है ना, कभी इंग्लिश परेशानी बनती है, कभी दूसरी भाषाएं परेशानी। हालांकि अन्य जो राज्य हैं उनमें ये दिक्कतें नहीं हैं, वो हमसे ज्यादा बेहतर डेवलप भी कर चुके हैं अपने आप को। मध्य प्रदेश उस ओर बढ़ रहा है लेकिन अभी उतना नहीं पहुंच पाया। क्या ऐसे में हम विद्यालयों के माध्यम से उस स्तर तक आने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इन सारी बाधाओं, बैरियर्स को हम तोड़ सकते हैं? हम तोड़ सकते हैं, बिकॉज डीपीएस हमेशा से इस बात में रहा है एंड वी हैव बीन एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ अ कल्चर टू आवर स्टूडेंट्स, बिकॉज इन आवर स्कूल ऑब्वियसली इट्स ओनली द इंग्लिश इज द ओनली मीडियम जिससे हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कन्वर्स करते हैं, और बच्चे को पूरा मौका मिलता है कि he gets a full like kind of opportunities which can be given from the school platform, that he can come out of the class, he can come out of his group and he can actually express themselves. We organize assemblies on almost daily basis जहाँ पे बच्चे को पूरा स्टेज में जाने का और इंग्लिश में ही कन्वर्स करने का, बात करने का, अपने को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है। स्कूल्स ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, पर कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो हमारे परिवारों में ये चीज में परिवर्तन आना चाहिए। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में है वो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन लर्नर्स हैं। करेक्ट। तो घरों में जो माता पिता या जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। करेक्ट। तो वो धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि जब ये बच्चे बड़े होंगे, यस ऑब्वियसली जब इनके भाई बहन होंगे या इनके बच्चे होंगे तो वो आपस में दे ऑलवेज विल बी कन्वर्सिंग इन इंग्लिश और प्रेफरिंग टू डू इट, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। एवरीबडी, आप किसी में जाएंगे, इवन इन आवर स्कूल लाइक एवरी सब्जेक्ट इज बीइंग टॉट इन इंग्लिश ओनली, सो दे नीड टू बी गुड। बट यस, in this I think the family has to put a better contribution or more contribution, because
somehow they have to create a like environment in the society somehow कि yes it is very much acceptable. आप गलत भी हैं, गलत भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, but at least you should give a good try. शुरुआत करना एक जरूरी है। एक इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जब हम बात करते हैं मोटिवेशन, हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका मोटिवेशन जो है वो हमें बढ़ाना वो भी जरूरी है। क्या उसके लिए काम चलता है स्कूल में? क्या ये जरूरी है हर स्कूल में? और बच्चों के आसपास के माहौल को डेवलप करने के लिए किस तरीके से काम किया जाए? बहुत जरूरी है बिल्कुल, बच्चे का मोटिवेट होना और उसका ये रियलाइज करना कि मेरी जो मेहनत थी उसके कारण मेरा रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है। अगर वो बच्चा समझ जाता है तो आई थिंक वो ज्यादा मेहनत करता है। बच्चा मेहनत कब करना छोड़ देता है? जब उसे लगता है कि मेरे मेहनत का तो कोई नतीजा नहीं आ रहा, तो उसकी वो जो छोटे कदम होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं वीकली बेसिस में, सो दैट ही फील्स के फाइन मैं एक छोटा चैप्टर पढ़ के भी अरे मेरे 80% नंबर आ गए, मेरे 90 आए, तो वो जो उसमें कॉन्फिडेंस आता है उससे वो बड़े बड़े चीजों को हासिल कर सकता है। कोई भी चीज के लिए, किसी भी बड़े काम के लिए पहला कदम और छोटे छोटे कदम उठाने जरूरी होते हैं। वो ही इस तरह से किया जाता है। क्लास में उन बच्चों को स्पेशली मोटिवेट करते हैं। कोई नया बच्चा अच्छा स्कोर करता है, हम उसको स्पेशली उसको क्लास में बुला के रिवॉर्ड दिया जाता है कि देखो इसने इतना अच्छा किया। तो यही चीज का मोटिवेशन है जो उनको इंस्पायर करता है कि हमें और आगे करना, यानी उनको कहीं ना कहीं स्टेज एक प्रॉपर मिलता रहे चीजों का। मेरे साथ मैं आपसे बात करूंगा राजेश, फिर आपके पास आऊंगा सर। एक चीज सर ये बताएं कि जब स्कूल में बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, तो उसकी मानसिक स्थिति, मनोस्थिति क्या होती है? और दूसरा कि आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं कि बच्चे के उस मंतव्य को कैसे बना सकते हैं कि वो एक अच्छा पढ़े और पढ़ के एक अपना नाम रोशन करे। अपने देखिए स्कूल का नाम बाद में है, लेकिन खुद का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, तो अपने स्कूल का अपने आप नाम रोशन होता है। क्या कहें उमेश जी? देखिए ऐसा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है वो अपने आप में एक प्रूव्ड सिस्टम है, जिसको अलग से कोई प्रूव देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कोई यहाँ पर चल कर आ रहा है तो वो ये मानता है, उसको ये पता है अच्छी तरह से कि मेरे अंदर जो मेरा पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और उसके माता पिता जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, आजकल ये हो गया कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए 6वीं 7वीं के बाद ही एक पिक्चर बनाना शुरू कर देते कि बच्चा वहाँ पर टारगेट सेट हो जाता है। उस टारगेट के लिए जो है यहाँ पर वो आया तो उसको पता है कि मेरा होलिस्टिक और ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जैसे सर ने भी एक बात की कि हम प्रोसेस और पोटेंशियल पर बात करते हैं, तो मैं डीपीएस के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि आजकल आपने सुना होगा कि पेरेंट्स और बच्चों के अंदर बहुत बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत प्रेशर में है, मेरा बच्चा बहुत प्रेशर में है और वो प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। डीपीएस में ऐसा नहीं है। अभी सर ने बात की कि छोटी छोटी स्टेप्स, वो छोटी छोटी स्टेप्स ही उस प्रेशर को प्लेजर में कन्वर्ट करने का काम करना है। तो जब वो बच्चा वो 1-2 चैप्टर का टेस्ट दिया, उसको लगा कि हाँ यार मैंने किया, तो वो खुशी मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो छोटी छोटी खुशी, जिसको आप दूसरे शब्दों में एप्रिशिएशन भी कह सकते हैं, प्रशंसा, तारीफ कह सकते हैं, जब बच्चे को वो थोड़ा थोड़ा सा एक इनकरेजमेंट मिलता है तो वो सबसे बड़ा एक पोटेंशियल है। और यही हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल सिस्टम की एक खूबी है कि यहाँ पर एक एवरेज बच्चा भी आता है तो वो जानता है कि उसके अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, डांस में हो या फिर आर्ट के अंदर हो, उसको यहाँ पर वो प्रतिभा को तराशने का पूरा अवसर मिलेगा। और दिस इज व्हाट डीपीएस। तो इस बार जो बच्चे सफल हुए सर, क्या कहेंगे, ये किसका समर्पण, किसका डेडिकेशन है और स्कूल की जो महती भूमिका इसमें रही, उस पर एक आपका कमेंट छोटा सा, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा सर के पास आगे। हाँ देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल, हम एक बात तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगी, सबको ध्यान रखना पड़ेगी कि जब तक हम कोई लक्ष्य तय नहीं करेंगे, कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे, तो उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं किए जाएंगे। और जितना कठिन टारगेट होता है, प्रयास आपके उतने ही अच्छे होते हैं। तो हर बार, जैसे इस बार भी हमारा 86.7% का स्कूल का एवरेज है, यानी हर बच्चा लगभग इस परसेंट के पास है। तो हमको अभी से बता दिया गया है कि नेक्स्ट टाइम हमें अपनी लिमिट को स्ट्रेच करना है और ये टारगेट को हमें नेक्स्ट टाइम ब्रेक करना है। तो हमारा टारगेट अब हमने अपने लिए कठिन बनाया, तो हमारे प्रयास और बेहतर हो गए। निश्चित तौर से इसी सवाल से जुड़ा एक आखिरी सवाल सर आपसे होगा कि अब स्कूल फ्यूचर में, नियर बाय फ्यूचर, बहुत लंबा हम बात नहीं करते, लेकिन आने वाले वक्त में हमेशा से कुछ नवाचार होते हैं, तो बच्चों के लिए आपने क्या प्लान किया और कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जो बच्चे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनके पास एक्सपोजर
का कोई लिमिट नहीं है। हमारे टाइम में और आज के डेट के बच्चों के टाइम में डिफरेंस ये है कि उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो इजीली अवेलेबल है, और टीचर इज नॉट दी ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नाउ, दे कैन गेट दैट नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। तो हम अब एक फैसिलिटेटर रह गए हैं। हमें बच्चों को ये गाइड करना है कि बेटा जो भी चीजें उनके आसपास हैं, जो नॉलेज है, उसको सही तरीके से कैसे लेना है, और सही रास्ता क्या है, सही तरीके से हमें भविष्य कैसे बनाना है। और उसमें ऑलरेडी एनईपी के हिसाब से हम लोग ने 9th-10th में ही ऑलरेडी 3 से ज्यादा जो हैं वो कोर्सेज जो उनको प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताते हैं, जैसे आईटी है, एआई है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग इस बार में डेटा साइंस वगैरह भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो सब चीज़ों एक्सपोजर देना शुरू कर दिया। तो ऐसे प्लेटफॉर्म शुरू हो गए हैं, और अब तो 6, 7, 8 में भी कहा गया है कि ऐसे आप जो है जो छोटे छोटे कोर्सेज बच्चों को देते आइए, आप उन बच्चों को टूल करवाइए, आप उनको इंडस्ट्रियल टूल करवाइए ताकि उन्हें एक्सपोजर पता लगे। तो वो सब चीजें हमने शुरू कर दी हैं। इससे आई थिंक जो भविष्य होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों को पहले से पता है कि जो हमने पढ़ना है वो उस तरह का बेसिक को जो है, जो डीपीएस सिखाता है कि जो सोशल कॉज है, जो सोशल इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपने काम करना है। अपने लिए तो पढ़ना ही है क्योंकि एक अच्छा बेहतर इंसान बनना है, लेकिन साथ ही साथ जो हमने सीखा है हमने वो सोसाइटी को वापस देना है। किस तरह से देना है, जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना है। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मेरे दिमाग में अभी आपने जब बात की तो आया है कि हम अक्सर माता पिता को लेकर के सवाल है। माता पिता अक्सर ये सोचते हैं कि हम बच्चों को एक बड़ा अधिकारी बना दें, ना बड़ा एक इंडस्ट्री उसकी हो जाए, या एक नया एक इनोवेशन कोई करे, अच्छा नाम करे, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत जल्दी कर देते हैं। तो क्या लगता है, क्या बच्चे की एज इसमें कहीं मायने रखती है, और क्या एक एज के बाद में ये सब सोचना शुरू करना चाहिए, या उसकी शुरुआत पहले से हो जाना चाहिए? क्योंकि ये लोगों का बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, शुरुआत पहले हो सकती है, लेकिन हमें उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। प्रोसेस अगेन इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ये कि आप ऐसा नहीं है कि आप आज अपने उसके ऊपर प्रेशर डाला और उसको बोला नहीं बेटा तू 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो, वो गलत है। अगर बच्चा पूरे अपने समय में 2 से 3 घंटे भी अगर लगातार रोज पढ़ता है, डेली पढ़ता है, रेगुलर है, तो वो बहुत है। वो आईएएस जैसा एग्जाम भी बड़े आराम से क्रैक कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जो मेरी एबिलिटी है, मेरा जो पोटेंशियल है, मैं उस डायरेक्शन पे उस तरीके से काम कर रहा हूँ। वो पेरेंट्स को दूसरा एक ये बात भी समझनी है कि हर बच्चे की प्रतिभा अलग अलग होती है। उसको उसकी प्रतिभा के हिसाब से काम दीजिए, या उसको उसका टारगेट दीजिए, वो उसमें बहुत अच्छा करेगा। और हमारे टाइम या आपके टाइम में बहुत अलग है। अब तो इतने ज्यादा प्रोफेशंस हैं कि हम ही खुद नहीं मालूम। आई थिंक आज की डेट में, हमारे टाइम में 3 या 4 प्रोफेशन कहे जाते थे। आज की डेट में तो 1000 से ज्यादा प्रोफेशन अवेलेबल हैं जो बच्चों को पता नहीं है, और वो उनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत खुश रहेंगे। आखिर में सभी का एक ही मकसद होता है, खुश रहना, और अपनी जो उसकी पोटेंशियल है उसमें वो उसको समझ में आना, अरे मैंने अपनी जिंदगी में जितनी मेरी पोटेंशियल था मैंने उससे बहुत अच्छा किया। जब वो बच्चा ऐसा कर लेगा तो वो अच्छा सिटीजन बनेगा, अच्छा नागरिक होगा, सोसाइटी को अच्छा रखेगा, खुश रखेगा, खुद भी खुश रहेगा, तो निश्चित तौर पर देश का नाम भी करेगा। लेकिन ये प्रोसेस आप उसको टारगेट दीजिए या उसे बता दीजिए, लेकिन उसको उसके सिस्टम से चलने दीजिए, अपनी गति से चलने दीजिए। जितनी भी किसी भी प्रोफेशन में जितनी भी पीक जो होती है वो जितनी देर में आती है वो उतनी अच्छी होती है। श्योरिटी। तो आपको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मैंने आपका समय लिया। थैंक यू। और देखिए दोस्तों, एक कहावत है, उससे अपनी बात खत्म करूंगा। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। और शायद ये वही पत्थर उछालने की कोशिश बच्चों ने की है, पेरेंट्स ने की है, और जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर टीचर्स, उन्होंने की है। तो आपसे मुलाकात होगी अब अगली बार। हम चलते हैं, हमको विदा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।